हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के इस चैप्टर में अभी तक हम लोग आ चुके हैं, जिसमें गांव, शहर और व्यापार के बारे में पढ़ना है। लोहे के औजार और खेती। लोहे का उपयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा यानी कि डेली सुबह से शाम तक यानी आजकल परसों हर जिस दिन भी हो हमेशा एक हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले होता है। महाप्रस्थान कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिली। इनके बारे में अध्याय 4 में पढ़ चुके। करीब 2500 पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा से बढ़ गया था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई है। समृद्ध गांवों के बिना राज्यों तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय जो है बनाई गई थी। इस चार्ट में दिए गए परिवर्तन खाली स्थान में सही भरना है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। सिंचाई। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजा को सेना, हल, किले, मकल्ले बनवाने थे, वे किसानों से कर लेते थे और क्या क्या करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, साधारण हवलदारों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास तथा कडेशियार और आदमई कहलाते थे। यानी इस महाद्वीप में 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी को वेलल्ला, साधारण हवलदारों को उनवार और भूमिहीन मजदूर जिन्हें दास, कैडेशियार और आदमई जो है कहलाते थे। उसका देश के उत्तरी हिस्से गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक जो है कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते, यानी कि यह पद जो था यह आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी था। साधारणतया इसकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते। वे न्यायाधीश या कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक होते, जिन्हें क्या कहा जाता है? गृहपति कहा जाता है। इनके ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरी जमीन पर काम करने की जीविका चलानी पड़ती। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। प्राचीनतम तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै और के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन जो है किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिलों का उल्लेख किया गया वे संगम साहित्य में जो है पाए गए हैं। उसके बाद आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी जो है वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटे गुलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे किए जाते, इसलिए इन्हें आहत के सिक्के। ये सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे। ये ईसा के सदियों से आरंभ तक प्रचलन में रहे हैं। उसके बाद से सिक्के जो है पुरातत्वविदों के इस युग में हजारों सिक्के में सबसे पुराने जो सिक्के थे वो किस चीज़ के सिक्के थे? आहत के सिक्के सबसे पुराने, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहते हैं। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृति बनाए जाते थे और उन्हीं आकृतियों को आहत कहा जाता था, जिसके कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अब तो विनिमय के अन्य साधन क्या थे? विनिमय के अन्य साधन नमक के लिए गाड़ी पर लदे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी से सफ़ेद रास्ते। ये कहानी की तरह में बताया गया कि इसमें क्या क्या किन किन तरह से कर जो है लिया जाता है। उसके बाद से है नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र था। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय के एक महत्वपूर्ण नगर है, क्योंकि यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किले बनते थे, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। यानी 2000 साल पहले क्या था? मथुरा जो है कुषाणों की राजधानी थी।
मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर रहा है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र भी था मथुरा। उसके बाद मथुरा में प्रस्तर, प्रखंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी या शिल्पकार इस प्रकार से के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख जो है मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार जो थे पुरान स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाए क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में जो है वह मिले हैं। उत्तरी काले चमके पात्र जो है ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार वाली सतह वाले पात्र। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते जिसके परिणाम से इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप लगाई जाती थी। इस बर्तन को शीशे की तरह जैसी चमक प्रदान किया जाता था। उसके बाद से है पुरास्थलों के शिल्पों के नमूने मिलते। इन मिट्टी में बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाए क्योंकि ज़्यादा उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष जो है नहीं बचे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै एक प्रसिद्ध केंद्र थे जहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे जिन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना, तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करते। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करते थे जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता जिससे लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने के बाद उन्हें लौटा दिया जाता था और जिस मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के नियम। यह नियम अर्थशास्त्र के इस अध्याय 7 में उल्लेख किया गया। इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार एक अधिकारी विशेष पदाधिकारी के देखरेख में कारखानों में सूती कताई और बुनाई की जाती है। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विविधाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त या दासियों, स्वीकार अवकाश प्राप्त देवदासियों को लाया जाता था। इन्हें उनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा लेती और फिर उन्हें तैयार करके भिजवा देती। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी उन्हें अपना कच्चा माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। इस पर समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर की बातें करता तो उसे सजा भी मिल जाती। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जाता, यानी कि सख्त कानून था। सूक्ष्म मृगा अरिका मेडू। अमेरिका मेडू यानी जो कि पुडुचेरी में है। अरिका मेडू कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पर अरिका मेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरोटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरोटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर जो है वो बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन में जिसका डिजाइन तो रोम था किंतु ये यही बनाए जाते थे जहाँ रोम लैब शीशे की बर्तन तथा रत्न भी मिले। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नमक की कहानी। बेरी गाजा की शंकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चल पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों को यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंग, पुखराज आदि सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ ला सकते थे। बेरी गाजा राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उसके महीन कपड़े भी समझते। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी
कटोरिया तथा थाली इस महाद्वीप में अनेक प्राचीन में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। ऐसा मान लगा जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए जो प्रसिद्ध। दक्षिण भारत जो सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यानी काली मिर्च को किस नाम से बुलाते थे? काले सोने। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इसे अंदाजा लगाया जाता है कि उन रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार था। व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते खोजे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट के इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया था। समुद्र तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश में बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाके तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुमिंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया होता है। मुमिंदार की चर्चा मिलती है संगम कविताओं में। यह एक तमिल शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? मुखिया होता है। इसका उपयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता था। जो 3 कौन कौन थे? चोल, चेन और पांड्य के लिए। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र, इनमें से एक तटीय हिस्सा में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम तथा दूसरा पांड्यों की राजधानी जो वह मदुरै थी। ये मुखिया लोग नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये दक्षिण भारत के जो सेना जो थे, राज्य थे, जो राजा थे वो क्या मांगते थे? उपहारों के बजाय क्या? करों के बजाय उपहार की मांग थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थक, नाते, रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ तथा सुंदर कपड़े दिया करते। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नाम का प्रभाव बढ़ गया था। यानी सातवाहन जो था वह पश्चिम भारत में एक राजवंश था। सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा जो थे वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। यानी गौतमी पुत्र के गौतमी नाम की एक रानी थे जिनके पुत्र थे। उनके बारे में उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चला। वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी का है। दक्षिणापथ का अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। तभी श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं जो है वह भेजी थी। रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक बड़े पैमाने पर बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहता है क्योंकि इस रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता है। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वह कुषाण थे। यानी कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे वह कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भाग में इनका शासन है। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के राजधानी। इसके शासन में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक जो है वह पहुँचाया जाता था। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।